तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले हैं आपका जो क्लास 12th का हिंदी का सैंपल पेपर जारी किया गया है सीबीएसई की तरफ से। तो इस हिंदी के सैंपल पेपर का सॉल्यूशन वाला वीडियो होने वाला है। पूरा का पूरा मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा आपका जो पेपर है आपको इसको कैसे करना है, ठीक है। और ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर कैसा आने वाला है और किस तरह से उसमें क्वेश्चंस आपको लिखने थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको जो है सो कि हम कोशिश करते हैं रोजाना प्रोवाइड करवाने के लिए आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22। विषय जो है हमारा सब्जेक्ट हिंदी आधार है। ध्यान रखिएगा, हिंदी आधार और हिंदी ऐच्छिक इस तरह से होता है, यानी कि हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव होता है आपका। तो मैं जो आपका सैंपल पेपर का सोल्यूशन बता रहा हूँ वो आपका हिंदी कोर का है, यानी हिंदी आधार का है। ध्यान रखिएगा, इसका विषय कोड है 302 और क्लास हमारा 12th है। तो नीचे चलते हैं। तो सामान्य निर्देश मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता देता हूँ, ठीक है। समय आपको 2 घंटे दिया जाएगा इस पेपर को करने के लिए। अधिकतम अंक जो है 40 है इस पेपर का। यहाँ बताया गया है कि जो भी निर्देश है उनका आपको पालन करना है और सावधानी से पढ़ना है। इस प्रश्न पत्र में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, इसका मतलब है कि आपको लिख करके उत्तर देना है उन प्रश्नों का। थ्योरिकल क्वेश्चंस होंगे बेसिकली। उसके बाद बताया गया सामान्य निर्देश में कि इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न पूछे गए हैं, 7 में से 7 का उत्तर देना है, लेकिन प्रश्नों में आंतरिक विकल्प यानी इंटरनल चॉइस आपको दिया हुआ है। निर्देशानुसार जो है उस तरह से आपको उत्तर देना है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आप कह सकते हैं, सामान्य निर्देश जो पेपर को करने से पहले आपको जरूर पढ़ना चाहिए ताकि आपको पेपर का आइडिया लग जाए। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं, कह सकते हैं सेक्शन ए में। जो सेक्शन हमारा होने वाला है उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, ठीक है। कार्यालय जो हिंदी है और रचनात्मक लेखन जैसे एप्लीकेशन वगैरह, ये सारी चीजें हम मुख्यतः देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 1 कि निम्नलिखित 3 शीर्षक में से कोई एक शीर्षक पे आपको चयन करना है, यानी कि यहाँ पर 3 टाइटल दे दिया है, इन तीनों में से किसी एक का आपको चयन करना है, सिलेक्ट करना है और उस पे क्या करना है 200 शब्दों में एक रचनात्मक लेख लिखना है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका होने वाला है। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर आपको टाइटल दे दिया है, उनमें से किसी एक पर लिखना है, ठीक है। तो कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं सिलेक्ट करूंगा दुर्घटना से देर भली, ठीक है, ये वाला सिलेक्ट करूंगा। तो देखिए इसका आंसर कैसा लिखना है, तो वो आंसर की में आपको बताया गया है। देखिए किसी एक विषय पर यहाँ पर जो है सो कि 150 शब्दों में रचनात्मक लेख, ठीक है। यहाँ पर 200 शब्दों में बताया गया है। थोड़ा सा मुझे लगता है मिसप्रिंट है जो आपका आंसर की है और जो सैंपल पेपर है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 200 शब्दों में आपको लिखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, इसमें बेसिकली यही होता है, मैं बता देता हूँ आपको कि आपका जो है सो कि जो भी ये दिया गया है उसका एक आपको भूमिका बनाना होगा। देखिए ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका एक भूमिका बनाना होगा आपको। भूमिका बनाने के बाद आपको क्या करना है, भूमिका का 1 नंबर मिलेगा आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका विषय वस्तु, बीच का जो कंटेंट होता है वो विषय वस्तु हो गया आपका, इसका 3 नंबर है आपका। और जो आपकी भाषा शैली है, जो आपकी भाषा है, ठीक है, उसका 1 नंबर है। टोटल 5 नंबर आपको इस क्वेश्चन को करने के मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपका जो नंबर है वो डिवाइड होता है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 5 नंबर किस किस तरह से मिलेंगे, भूमिका अच्छा बनाएंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा आपको, विषय वस्तु अच्छा बनाएंगे तो 3 नंबर मिल जाएगा और भाषा अच्छी रखेंगे अपनी तो 1 नंबर मिल जाएगा। टोटल आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि अपने क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है उनके चिकित्सकों और सहायक कर्मचारियों जो है उनको कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा और सराहना करते हुए एक पत्र लिखना है आपको। बेसिकली आपके जो क्षेत्र है, आपका जो एरिया है, वहां के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, ठीक है ना, हेल्थ कह सकते हैं वर्कर्स है,
हेल्थ जो मेन हेल्थ वर्कर है उसके जो कह सकते हैं जो उसके अंडर में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स है उनको एक तरह से थैंक्स कहने के लिए उनकी सराहना प्रशंसा करते हुए आपको एक पत्र लिखना है बेसिकली। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में ये बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, 2 में से किसी एक विषय पे आपको जो है कि पत्र लिखना है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी आपका देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि बस चालकों की असावधानी से हो रही दुर्घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को आपको पत्र लिखना है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में आपको चॉइस दे दिया, या तो ऊपर वाला ये कर लीजिए आप, या नीचे वाला ये कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए किस तरह से करना है। बेसिकली ये जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका 5 नंबर का होने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है आपको, आरंभ और अंत की जो औपचारिकता है उसका 1 नंबर है आपका। ठीक है, विषय वस्तु जो होगा, बीच का जो कंटेंट होगा उसका 3 नंबर है, और भाषा का हमेशा 1 नंबर रहता है, तो भाषा का 1 नंबर रहने वाला है, जो मतलब आपकी भाषा शैली होगी उसकी। ठीक है, तो ये आपने समझा, मतलब आरंभ और अंत की औपचारिकता, मतलब किस तरह से आप पैटर्न वाइज लिखते हैं। तो अगर सही से लिखा तो पैटर्न का 1 नंबर मिल गया आपको। विषय वस्तु जो है आपका, कंटेंट बीच का जो रहेगा वो आपका 3 नंबर का होने वाला है। भाषा जो होने वाली है आपकी उसका 1 नंबर मिलेगा। तो दूसरे क्वेश्चन का इस तरह से आपको आंसर लिखना था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तीसरे क्वेश्चन में भी आपको समझिए यहाँ पर बच्चों, थोड़ा सा देखिए, आप देखेंगे तो तीसरे क्वेश्चन 2 बार यहाँ पर रिपीट लिखा हुआ आपको दिखेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तीसरे क्वेश्चन में क्या किया गया है, आपका भाग बना दिया गया। तीसरे क्वेश्चन के पहले भाग में 2 क्वेश्चन पूछा है अथवा लेकर के, और तीसरे क्वेश्चन का जो दूसरा भाग है उसमें भी 2 क्वेश्चन पूछा है अथवा लेकर के। तो जो आपको टोटल, अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो ये 5 नंबर का होने वाला है तीसरा क्वेश्चन, और इन 5 नंबरों में आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का जो पहला भाग है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले भाग का पहला क्वेश्चन है कि कहानी की परिभाषा बताते हुए इसके तत्वों के नाम लिखने हैं आपको। ठीक है, तो कहानी की परिभाषा बताते हुए आपको इसके तत्वों के नाम लिखने हैं। तो देखिए, कहानी क्या होता है, गद्य साहित्य की सबसे अधिक रोचक एवं लोकप्रिय विधा है ये, जो जीवन के किसी विशेष पक्ष का मार्मिक, भावनात्मक और कलात्मक वर्णन करती है। कहानी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। हिंदी गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक की किसी घटना, पात्र अथवा समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा देते हैं। ठीक है, जिसे पढ़कर एक संवित प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे कहानी कहते हैं। ठीक है, तो ये कहानी के बारे में डेफिनेशन थी आपकी। अब इसके अलग अलग अगर मैं बात करूं आपसे तत्वों की, ये तो हो गई परिभाषा कहानी की। तो तत्वों की अगर मैं बात करूं तो हो गया आपका कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, ठीक है ना, देश काल, भाषा शैली, उद्देश्य। तो ये आपकी क्या हो गए बच्चों, तत्व हो गए अलग अलग। अब तीसरे क्वेश्चन का ही अगर आपको ये कहानी वाला नहीं आता है तो इसमें आपको अथवा दे रखा है कि आप अथवा में ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नाटक में अभिनय और संवाद योजना के महत्व को रेखांकित कीजिए। जो नाटक होता है हमारा, एक्टिंग होता है, उसमें क्या करना है आपको, जो अभिनय किया जाता है और संवाद होता है, उसके योजना के महत्व जो होते हैं उसको रेखांकित आपको करना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो देखिए, अथवा में क्वेश्चन है कि अभिनय किसी, ये आंसर बता रहा हूँ आपको मैं, कि अभिनय किसी अभिनेता या अभिनेत्री द्वारा किया जाने वाला वह कार्य है जिसके द्वारा वह किसी कथा को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखते होंगे मूवीज में अभिनेता या अभिनेत्री, यानी हीरो या हीरोइन आपको देखने को मिलेंगे, वो क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली किसी यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी कथा को दर्शा रहे होते हैं। एक स्टोरी लिखी हुई होती है, उस स्टोरी को वो क्या कर रहे होते हैं, अभिनय कर रहे होते हैं, एक्टिंग करके, एक्टिंग के जरिए आपको दिखा रहे होते हैं और उस चीज को फिल्माया जाता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें यहाँ पर रिलेट करके आप समझ सकते हैं। यहाँ पर और सारी बातें बताई गई हैं कि साधारणतः है किसी पात्र के माध्यम से अभिनय का उद्देश्य होता है किसी पद या शब्द के भाव को मुख्य अर्थ तक पहुंचा देना। ठीक है, अर्थात दर्शकों या सामाजिकों के हृदय में भाव या अर्थ से अभिभूत कराना। ठीक है ना, मतलब करना या कराना, इस तरह से। तो बेसिकली यहाँ पर अभिनय के बारे में बता रखा है कि किसी पद या शब्द के भाव को मुख्य अर्थ तक पहुंचाना। ठीक है ना, किस अभिनय एक तरह से ऐसी चीज करके दिखा देना कि जो व्यक्ति है, जो समाज है, उसके हृदय तक में वो चीजें बस जाए। ठीक है ना, संवाद की बात कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों की। नाटक में नाटककार के पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपनी ओर से कहने का अवकाश नहीं रहता है।
वह क्या करता है, वह संवादों द्वारा ही वस्तु का उद्घाटन तथा पात्रों के चरित्र का विकास करता है। अंततः इसे संवाद सरल, सुबोध, स्वाभाविक तथा क्या होता है, पात्र अनुकूल होने चाहिए। ठीक है, तो ये संवाद के बारे में कुछ बातें रही बच्चों। ठीक है, आगे चलता हूँ। तीसरे क्वेश्चन का ही दूसरे भाग में किस तरह से क्वेश्चन पूछा है कि रेडियो नाटक की अवधि यहाँ पर छोटी क्यों रखी जाती है, तो वो आपको बताना है। तो सिंपल से यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्योंकि ये श्रव्य माध्यम है तो मनुष्य की एकाग्रता सीमित होती है। ठीक है ना, देखिए कोई भी चीज आप देखेंगे तो थोड़ा लंबे समय तक देख सकते हैं, लेकिन जो सुनने वाला माध्यम होता है उसमें मनुष्य की जो फोकस करने का टाइमिंग होता है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है ना, इसलिए इसकी जो सीमा है, ड्यूरेशन है, एक तरह से कम रखी जाती है। आगे चलते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में ही आपको अथवा करके क्वेश्चन पूछा है कि कहानी में क्लाइमेक्स का क्या महत्व होता है, तो आपको बताना है। तो देखिए चरम उत्कर्ष या क्लाइमेक्स कहानी का अंतिम तत्व होता है। वो बोलते हैं जैसे पिक्चर चल रहा होता है, मूवी चल रहा होता है, तो उसका अंतिम सीन आने लग जाता है तो बोलते हैं ना क्लाइमेक्स आ गया भाई, अब देखो क्या फाइनल चीज हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, हीरो जो है आपका विलन को मार रहा होता है, इस तरह से क्लाइमेक्स बहुत बारी देखने को मिलता है आपको। वो कहते हैं क्लाइमेक्स अच्छा हुआ तो मूवी भी अच्छा होगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें रही मूवी से रिलेटेड। यहाँ पर हम डायरेक्ट क्लाइमेक्स की बात कर रहे हैं, रिलेट करके आप समझ सकते हैं, इसलिए मैं बताता चलता हूँ। इसमें कहानी के उद्देश्य की अभिव्यक्ति होती है। कहानी का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ जीवन संबंधी अनुभूतियों से मानव मन का निकट परिचय कराना है। ठीक है ना, वही लास्ट की बातें बता रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न में पूछा है बच्चों। चौथे क्वेश्चन में भी दो पार्ट बना दिए हैं और दोनों में आपको अथवा देकर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चौथे क्वेश्चन का पहला जो भाग है उसमें देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा है कि समाचार लेखन की रचना प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उल्टा पिरामिड शैली हो गया, इंडो बॉडी और समापन हो जाता है। उल्टा पिरामिड शैली के बारे में मैंने जिक्र किया था। समाचार लेखन की अगर मैं बात करूं रचना प्रक्रिया को स्पष्ट करने की, तो ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं उल्टा पिरामिड शैली वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, इंडो, मुखरा और समापन भी इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इसी में आपका चौथे में अथवा दे दिया है कि अगर आपको ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं कि फीचर कैसे लिखा जाता है वो आपको बताना है। तो देखिए फीचर के बारे में बातें बता रहा है। ये सारा आपका अभिव्यक्ति माध्यम से पूछा गया प्रश्न है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो अभिव्यक्ति माध्यम की जो पुस्तक है उसको भी पढ़ते चलिएगा, ये भी अहम रोल निभाता है आपका जो एग्जाम है हिंदी का उसके अंदर। तो देखिए फीचर के बारे में बता रखा है। फीचर लेखन किसी कहानी, उपन्यास की तरह ही कुछ बिंदुओं पर आधारित होता है। ठीक है ना, आरंभ होता है हमारा, मध्य, फिर चरम, फिर समापन होता है। ठीक है ना, फिर फीचर के बारे में बात बता रहा है कि ये लेखन किसी कहानी, मतलब फीचर लेखन जो होता है किसी कहानी, उपन्यास की तरह ही होता है। ये कुछ बिंदुओं पर आधारित होता है। ठीक है ना, कुछ अलग अलग बिंदुएं होती है उनमें आधारित होता है। किस तरह से लिखा जाता है, पहले आरंभ हो गया, फिर मध्य यानी बीच में आता है, फिर चरम होता है, फिर लास्ट में समापन हो जाता है। भाषा शैली, नेता तथा निष्कर्ष, मतलब नेता तथा निष्कर्ष। ठीक है, यहाँ पर फीचर लेखन का आरंभ किसी घटना, यात्रा आदि पर आधारित होता है। आरंभ में पाठक को कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र करना चाहिए जिससे पूरे लेख पढ़ने की उत्सुकता पाठक के मन में बरकरार रहे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यह है कि फीचर के बारे में बता रहे हैं कि जब कोई घटना का हम वर्णन करते हैं तो कुछ ऐसा लिख देना चाहिए कि जो पढ़ने वाला पाठक है उसका, ठीक है ना, तो पढ़ने में बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाए। तो ये सारी फीचर लेखन के बारे में बातें बता रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब थोड़ा सा हम लोग जो है सो कि नीचे चलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे चौथे क्वेश्चन का दूसरे भाग में किस तरह से क्वेश्चन पूछा है कि समाचार और फीचर में मुख्य अंतर क्या होता है वो आपको बताना है बच्चों यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए, चौथे क्वेश्चन का दूसरे भाग में एक क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर समाचार और फीचर में प्रमुख अंतर होता है प्रस्तुतिकरण का। जो प्रस्तुतिकरण की शैली होती है और विषय वस्तु जो होता है हमारा इंडेक्स वगैरह होता है उसकी मात्रा का होता है। जहां उल्टा पिरामिड शैली में लिखा गया समाचार किसी विषय अथवा घटना को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है, वहीं फीचर उस घटना को विस्तार में प्रस्तुत करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है, उल्टा पिरामिड शैली के आधार पर कौन करता है, ये समाचार पत्र करता है आपका। ठीक है, समाचार कह सकते हैं आप। और दूसरा यहाँ पर फीचर की बात कर रहा है, तो फीचर जो है आपका समाचार को विस्तार में बिल्कुल डिटेल में कह सकते हैं प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो आई होप क्या समझ में होगा आपको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथे का ही अथवा में दे दिया आपको कि
अगर ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं। समाचार लेखन के 6 ककार कौन से, कल मैंने आपको बताया था ये। देखिए 4 ककार हो जाएंगे आपके क्या, कब, कौन, कहाँ, ये हो गया। सूचनात्मक व अंतिम 2 ककार हो जाएंगे, क्यों और कैसे। तो ये विवरणात्मक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ककारों के बारे में आपको बता दिया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। नंबर आप सामने सामने देखते चलिए कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं पाठ्य पुस्तक आरोहण भाग 2 जो है, तथा अनुपूरक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 से क्वेश्चन जो आपको पूछे गए हैं 20 नंबर के, 20 अंक के। तो वो देखेंगे बच्चों। यहाँ बोला गया है कि निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर ही आपको देने हैं, ठीक है। तो 5वें का पहला क्वेश्चन पूछा है कि शमशेर की कविता उषा गांव के जीवन का जीवंत चित्रण है, पुष्टि करना है आपको, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, देखिए पुस्तक से लिया गया है तो चीजें घुमा करके आंसर दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। वही पाठ्य पुस्तक आरोहण भाग 2 तथा अनुपूरक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 से ही क्वेश्चन है, लेकिन जो आंसर लिखने का तरीका है आप यहाँ पर देखिए कि राख से लीपा हुआ चौका, चूल्हे की बात हो रही है। गांव के चित्रण के बारे में बात करना है। यहाँ पर देखिए ध्यान से दोबारा क्वेश्चन दिखाता हूँ कि शमशेर की कविता उषा गांव के जो जीवन है उसका जीवंत चित्रण है, ठीक है ना। तो गांव के जो जीवन चित्रण है उसके बारे में पुष्टि करना है आपको शमशेर की कविता उषा गांव के आधार पर, ठीक है। बहुत काली सील है, ठीक है ना, और स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मलना, ये हो गया आपका, ये गांव के बारे में वर्णन है। किसी की गैर झिलमिली देह का हिलना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर वर्णन की गई है। तो आई होप कि ये समझ में होगा आपको। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कवितावली के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास को अपने समय की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की समझ थी। तो ये आपको बताना है कवितावली के आधार पर। तो यहाँ पर आप देखिए कवितावली में वो उद्धत छंदों के अध्ययन से पता चलता है कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। उन्होंने समकालीन समाज का यथार्थ परक चित्रण किया है। वे समाज के विभिन्न वर्गों का वर्णन करते हैं जो कई तरह के कार्य करके अपना निर्वाह करते हैं, ठीक है। तुलसीदास के बारे में बात हो रही है। तुलसीदास तो यहाँ तक बताते हैं कि पेट भरने के लिए लोग गलत सही सभी कार्य करते हैं। उनके समय में भयंकर गरीबी व बेरोजगारी थी। गरीबी के कारण लोग अपनी संतानों तक को बेच देते थे। अपने समय की बातें बता रहे हैं। बेरोजगारी इतनी अधिक थी कि लोगों को भीख तक नहीं मिलती थी, ठीक है। दरिद्रता है रूपी रावण ने हर तरफ हाहाकार मचा रखा था, ठीक है ना। तो ये दरिद्रता की बातें हो रही हैं, भूख से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। तो ये था आपका। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन की फिराक की गजल में अपना पर्दा खोलने से क्या आशय है। 3 नंबर का क्वेश्चन आपका ये। तो यहाँ पर आपको आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना था कि पर्दा खोलने से आशय है अपने बारे में बताना। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की निंदा करता है या बुराई करता है तो वह स्वयं की बुराई कर रहा है। इसीलिए शायर ने कहा कि मेरे पर्दा खोलने वाले अपना पर्दा खोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज यहाँ पर बता रहा है। तो ये था आपका 5वां क्वेश्चन बच्चों। आई होप कि 5वां क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कोई 2 करना था। अब हम लोग आ चुके हैं बच्चों 6ठे क्वेश्चन में। निम्नलिखित 4 में से कोई 3 प्रश्न आपको करने हैं। यहाँ पर बोला गया है जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक अंग न मानने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर के क्या तर्क थे। जाति प्रथा के संबंध में यहाँ पर बता रहा है। देखिए बहुत सारा कह सकते हैं, बहुत उस तरह से है कि जाति प्रथा जो है श्रम का ही विभाजन नहीं करता, बल्कि क्या करता है, यह श्रमिक को भी बांट देता है। जो श्रमिक होता है हमारा उसको भी बांट देता है। देखिए क्यों? क्योंकि जाति प्रथा में श्रम का जो विभाजन किया गया है वो व्यक्ति की रुचि को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है, ठीक है ना। जाति प्रथा में पेशे का निर्धारण एक मनुष्य के जीवन भर के लिए दे दिया जाता है, ठीक है ना। जो कोई भी पेशा है, जैसे कि मान लीजिए जाति प्रथा के अंदर में मान ले तो कुम्हार है, तो कुम्हार में बोलेंगे घड़े बनाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए धोबी है तो धोबी क्या केवल कपड़े ही धोएगा। तो मतलब जाति प्रथा में क्या किया गया है कि एक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर जो है सो सेगमेंट, एक कैटेगरी दे दिया गया है कि जिंदगी भर आप वही काम कर सकते हो, अपने रुचि के अनुसार काम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर अंबेडकर के कुछ चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है जाति प्रथा के संबंध में। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आएगा।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कि नमक कहानी में नमक की पुड़िया इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई थी, कस्टम अधिकारी उसे लौटाते हुए भावुक क्यों हो उठा था। तो ये कल मैंने डिस्कस किया था, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ नीचे चलते हैं तो देखिए, इस कहानी में नमक की पुड़िया के महत्वपूर्ण बनने का यह कारण है कि भारत पाकिस्तान के बीच नमक का व्यापार गैर कानूनी था, उस टाइम की बात कर रहा है। दूसरे, यह विभाजन की यादें से जुड़ी हुई है, जो विभाजन हुआ था हमारा पार्टीशन की यादों से जुड़ा हुआ है। कस्टम अधिकारी नमक की पुड़िया लौटाते हुए भावुक हो उठा क्योंकि हर व्यक्ति को जन्मभूमि से लगाव होता है, उस प्रेम की अनुभूति से वह भावुक हो उठा था। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी थी। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया बच्चों कि बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुसार उनकी कल्पना का आदर्श समाज क्या है, वो आपको बताना है 3 नंबर में। तो देखिए, उनका यह आदर्श समाज स्वतंत्रता समाज व मातृता पर आधारित होता है। ठीक है ना, तो होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आई होप के समझ में आएगा। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप बोलेंगे यहाँ पर देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये बोलेंगे बस सर इतना ही है। तो हाँ बच्चों, इतना ही है, एक लाइन में डिस्क्राइब कर दिया। बेसिकली इसको आपको थोड़ा बढ़ा करके लिखना है तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कैसा होना चाहिए, अपने शब्दों में भी अभिव्यक्त करना है। तो यहाँ पर इतना ही है और बाकी अपने शब्दों में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिए, छठे का चौथा क्वेश्चन कि ढोल में तो जैसे पहलवान की जान बसी हुई थी, पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर तर्क सहित पंक्ति को सिद्ध कीजिए। ठीक है ना, तो ये आपको बताना है। देखिए, पहलवान का सारा जीवन ही ढोल की आवाज से उठता गिरता है। ठीक है ना, पहलवान की ढोलक पूरे गांव में संजीवनी बूटी का कार्य करती है। जो पहलवान की ढोलक है उसके बारे में बता रहा है कि ढोल की थाप से पहलवान की कुश्ती के दांव पेच निश्चित होते थे। ठीक है ना, तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं थोड़ा और एक्सप्लेन करके। आगे चलते हैं, अब बोला है निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर भी 7वें में भी वही आपका है, 4 क्वेश्चन पूछा है, 4 में से आपको 2 करने हैं। टोटल जो आपका 7वां क्वेश्चन है वो 5 नंबर का, 3 नंबर का ये है आपका और 2 नंबर का ये है। तो देखिए, एन फ्रैंक की डायरी किट्टी को संबोधित कर ही क्यों, दोबारा से देखेंगे, एन फ्रैंक की डायरी जो है वो किट्टी को संबोधित कर ही क्यों लिखी गई है। ठीक है ना, यह डायरी किसी अपने को भी संबोधित कर सकती थी, तर्क सहित आपको बताना, मतलब किट्टी को ही संबोधित करके क्यों लिखी गई है, अपने को भी संबोधित तो कर सकती थी भाई, तो वो आपको यहाँ पर बता देना है। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्यों करी गई है। यहाँ पर अपनी डायरी में अपनी गुड़िया को वह पत्र लिखती है, गुड़िया को पत्र लिखते हुए अपरोक्ष रूप से ठीक है, अपरोक्ष रूप से खुद से ही बातें करती है। एनी फ्रैंक की डायरी के बारे में बात हो रहा है। वह जानती है कि जिन बातों को वह लिख रही है शायद उन्हें दूसरे व्यक्ति ठीक ढंग से न समझ पाए, इसलिए उसने अपनी गुड़िया को संबोधित करते हुए पत्र लिखना पड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद बोला गया है, अथवा में क्वेश्चन है, अगर आपको एनी फ्रैंक वाला नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं, अथवा वाला, कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा जाता है या माना जाता है, तो आपको बताना है। लेखक ने सिंधु सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता कहा है। संसार के अन्य स्थानों पर खुदाई करने से राजतंत्र को प्रदर्शित करने वाले महल, धर्म की ताकत दिखाने वाले पूजा स्थल, मूर्तियां तथा पिरामिड मिले हैं। मोहनजोदड़ो में ऐसी कोई चीज नहीं मिली है जो राजसत्ता या धर्म के प्रभाव को दर्शाता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको लो प्रोफाइल सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद आ चलते हैं नीचे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, नीचे आएंगे 7वें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है 7वें क्वेश्चन का दूसरे भाग में क्वेश्चन पूछा गया है कि काश कोई तो होता जो मेरे भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता, अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। एन फ्रैंक की इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि अकेलापन ही एन फ्रैंक के डायरी लेखन का कारण बना। यद्यपि वह अपने परिवार और वान दंपत्ति के साथ अज्ञातवास में 2 वर्षों तक रही, लेकिन इस दौरान किसी ने उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं किया। पीटर यद्यपि उसके प्यार करता था, ठीक है, करता है सॉरी, लेकिन केवल दोस्त की तरह, जबकि हर किसी की शारीरिक जरूरतें होती हैं, आपको पता है, लेकिन पीटर इस जरूरत को नहीं समझ सका और माता पिता और
बहन ने भी उसे कभी उसकी भावनाओं को गंभीरता से नहीं समझी, मतलब गंभीरता से नहीं समझी और शायद इसी कारण से वह डायरी लिखने लगी थी। तो यहाँ पर एनी फ्रैंक की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इस जो पंक्ति है उसका आशय आपको स्पष्ट करना था, तो इस तरह से कर सकते थे। इसी क्वेश्चन में आपको अथवा दे दिया है कि ऊपर वाला नहीं आता है, आशय स्पष्ट करने वाला, नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के केंद्र में समाज या राजा का धर्म नहीं, सिद्ध कीजिए। ठीक है, सिंधु सभ्यता के केंद्र में समाज था, राजा का धर्म नहीं था, वो आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आते हैं, सिद्ध कर देते हैं भाई। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा जो है कि बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, इस सभ्यता को लेखक ने साधन संपन्न माना है। इस सभ्यता ने भव्यता को महत्व नहीं दिया है, यह कलात्मकता को महत्व देती है। अंततः हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग बौद्ध कला में रुचि रखते थे। यहाँ की नगर व्यवस्था पत्थर तथा धातु से बनी मूर्तियाँ, पशु पक्षियों की आकृतियाँ, सुंदर मोहरे, खिलौने, बालों को संवारने का कंधा, ठीक है, गहरे इत्यादि इस सौंदर्य बौद्ध का प्रमाण देते हैं। यहाँ पर आपको राज चिन्ह या धर्म से संबंधित चिन्ह नहीं मिलते हैं। यदि मिलते होते तो इस स्थिति मतलब इसकी स्थिति बिल्कुल अलग होती। यहाँ आम जनता से जुड़े चिन्ह अधिक बिखरे हुए हैं, जिनका सौंदर्य बौद्ध इसी कारण विद्यमान है। यह सभ्यता हर तरह से समाज पोषण सभ्यता को दर्शाती है। यहाँ पर ताकत के चिन्ह नहीं मिलते हैं। यह सभ्यता आपकी समझ के कारण लंबे समय तक चली। यह आडंबर रहित है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। ठीक है बच्चों, तो यही था बच्चों आपका जो है सो कि सैंपल पेपर का सॉल्यूशन हिंदी कोर का, हिंदी आधार का। आई होप कि आपको समझ में आएगा, पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।